थोड़ा सा देरी हुआ और क्लास हमारी जो है ये MPPSC की है। MPPSC की अभी जो है मैं आप लोगों को जो है 11 PM पर जो बच्चे हैं MPPSC के उनको एक लिंक दूंगा। मैं ज्वाइन करूंगा इनको एक ग्रुप में। ठीक है, अभी जो है MP सेट में वो जुड़े हुए हैं तो अभी मैं उनको अलग कर दूंगा। ठीक है, MPPSC के बच्चों को। तो हाँ, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, समाजशास्त्र शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हालांकि मैंने आपको भी लास्ट टाइम में कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्रांसीसी और लैटिन, पढ़ा भी चुका हूं मैं आपको। दूसरा ऑप्शन है लैटिन एवं ग्रीक। तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रीक एवं अंग्रेजी। चौथा ऑप्शन है रूसियन ग्रीक। बताइए जरा रंजीव सर। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक। अरे क्या बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी। यानी अब आप लोग, हाँ सेकंड ऑप्शन है, आप लोग सही तरीके से समझ रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में कि समाजशास्त्र शब्द का अगर हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोसियस, और एक शब्द आता है लोगस। सोसियस का अर्थ होता है समाज से और लोगस का अर्थ है अध्ययन और विज्ञान से। शाब्दिक अर्थ होता है समाज कार्य का अध्ययन या समाज कार्य का विज्ञान। इसके बारे में मैंने चर्चा किया है आप लोगों से। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया या सुझाव दिया, क्या इस्माइल दुर्खीम होगा कि गिन्सबर्ग होगा कि जॉर्ज सीमेल होगा कि ऑप्शन नंबर JS मिल होगा। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपने बताया जॉन स्टुअर्ट मिल। जो कि समाजशास्त्र दो भाषा लैटिन और ग्रीक से मिलकर बना है, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा था। और इसी के स्थान पर इसने एक शब्द यूज किया था, उसका नाम था इथियोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये प्रश्न है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगला सवाल है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। बड़ा अच्छा ही प्रश्न है हमारे सामने ये, ध्यान रखेंगे। यह किताब किस विद्वान की है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन ए आपके सामने, आप जरा बताएं। गिन्सबर्ग, ऑगस्ट काम्टे, दुर्खिम, और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। हार्वर्ड ही हो जाएगा सर। हार्वर्ड स्पेंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। अब हाँ, यहाँ जो जवाब आपने मुझे बताया है अभी 1876 वाला, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था और यही आपने ऑप्शन दे दिया, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अगर हम बात करें, किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। दुर्खिम, हॉबहाउस और शिरोकिन और JS मिल। बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे आपका आया है ऑप्शन नंबर डी की तरफ, और ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट जवाब होगा, जो है जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम करेक्ट माना जाएगा, है ना। अगला सवाल लेते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। समाज शास्त्र मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है, जनजातीय समाज का कि कृषि समाज का कि औद्योगिक समाज का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औद्योगिक समाज। क्या बात है। किसने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन करता है। क्या हर्बर्ट स्पेंसर होगा कि स्मॉल होगा कि फेयरचाइल्ड होगा कि रॉबर्ट पार्क होगा। किस विद्वान ने ये बात कहा है, बताएं जरा। मनुष्य और मानवीय पर्यावरण। हाँ, मानवीय पर्यावरण, मनुष्य एवं मानवीय पर्यावरण। जी नहीं, फेयर चाइल्ड। हाँ, यहाँ सही जवाब फेयर चाइल्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि समाजशास्त्र का समाज व विज्ञान है, यह कथन किस विद्वान का नाम आता है। मतलब परिभाषा के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है यहाँ पे वार्ड का नाम। किसका नाम बताना है, वार्ड का नाम बताना। हाँ, बात करेंगे समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह कथन किसका है, डेविस का है कि पार्क का है कि मिल या हर्बर्ट स्पेंसर का है। सवाल आपके सामने है, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब।
अगला सवाल बात करते हैं कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। देखिए इसके बारे में जब आप पढ़े रहेंगे ना तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे आप लोग, अदरवाइज दिक्कत करेगा। और सही जवाब ऑप्शन नंबर ओडम। हाँ, आगे बात करेंगे। किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध जो है समाजशास्त्र के विषय का एकमात्र वास्तविक आधार है। किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक संबंध जो है वो समाजशास्त्र का विषय वस्तु का एक मात्र वास्तविक आधार है? जॉन विज और जॉनसन और गिडिंस और गिन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जॉन विज का नाम आता है जिसने सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार माना था। जॉन विंज का नाम आता है, ध्यान रखेंगे खासकर आप लोग। अगला सवाल है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? दुर्खिम, मैकाइबर पेज, हाँ गिन्सबर्ग और मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर सही बताया आप लोगों ने, बी करेक्ट होगा, मैकाइबर पेज। संबंधों का जाल हाँ इन्होंने कहा है। किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक क्रिया जो है सोशल एक्शन को समझने के या समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता? जब तक सोशल एक्शन को नहीं समझ सकते आप तब तक आप समाजशास्त्र को ही नहीं समझ सकते। यह किस विद्वान का स्टेटमेंट है? नहीं, मैक्स वेबर का आता है स्टेटमेंट। सोशल सामाजिक क्रिया के लिए, हाँ सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अगर किसी का आता है तो वो मैक्स वेबर का आता है। तो ये तो बड़े ही आसान से सवाल थे जो अभी आप लोगों ने देखे और मैंने इसके बारे में आप लोगों से करवाया भी था, है ना। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, अगस्ट काम्टे के अकॉर्डिंग ये कुछ बातें चल रही थी हमारी। अब हम बात करेंगे कि अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को निम्न 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में डिवाइड किया है। इन दोनों भागों का नाम याद रखेंगे, एक सामाजिक स्थिति जो है शास्त्र है और एक सामाजिक गति शास्त्र है। सामाजिक स्थिति शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन और सामाजिक गति शास्त्र के अंतर्गत जो है सामाजिक प्रगति का अध्ययन। तो ध्यान से सुन लीजिए, सामाजिक स्थिति शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है? सामाजिक व्यवस्था आती है। देखिए ये आपको ना जब फैक्ट वगैरह पता होता है तभी हम कर पाते हैं। और जब सामाजिक जो है गति शास्त्र की बात आती है तो किसका नाम आता है? सामाजिक प्रगति का नाम आता है, प्रगति। अब आपको पता होना चाहिए व्यवस्था सिस्टम से रिलेट किया गया, प्रगति प्रोसेस या प्रक्रिया या इवेल्युएशन से जैसे चीज़ों को रिलेट कराया है, ठीक है। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। फिर यदि हम सूक्ष्मता से मतलब फाइन मोटर तरीके से, बड़ी सूक्ष्म तरीके से समाज को अवलोकन करते हैं तो हमारे सामने 2 पहलू स्पष्ट रूप से आ जाते हैं। और ये बातें अगस्ट काम्टे की है। तो 2 कौन कौन सी हैं? एक संरचनात्मक पहलू आता है और एक कार्यात्मक पहलू आता है। संरचनात्मकता में जो है स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है और इसमें समाज का जो वर्तमान स्वरूप होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान के बारे में अवलोकन अगर हो तो वो संरचनात्मक पहलू आती है। और जब हम बात करते हैं कार्यात्मकता की लेकर तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि समूह हो, संगठन हो या संस्था हो, इनके कार्य की जो पद्धति होगी उनका अध्ययन करेंगे तो वो कार्यात्मक कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? कार्यात्मक कहलाएगी। तो फैक्ट टू फैक्ट हैं सारी चीज़ें और बड़ी ही इजी तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे समाजशास्त्र के बारे में, अगस्ट काम्टे के बारे में, है ना जी। सर आप जो आज नया ग्रुप बनाएंगे ना जी, तो उसमें ये आज की वीडियो लिंक और कल की दोनों भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विद पीडीएफ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसके मैं नोट्स क्या बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत बढ़िया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, निश्चिंत रहें आप लोग, है ना। चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इन फैक्टों को ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आगे बात करते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, सभी लोगों से बार बार बोलता हूँ, नोट्स ही आपका सच्चा साथी है, इसलिए आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर जब उसका निर्धारण किया तो उसने बताया कि समाज एक सावयव है। इस सावयव के 2 पहलू होते हैं, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। और आपको पता है पूर्णता या समग्रता जब शब्द आता है तो किस विद्वान का आता है, जरा बताएंगे? अगस्ट काम्टे का। अगस्ट काम्टे का, बिल्कुल सही जवाब। समाज एक सावयव है जी, बिल्कुल, समाज एक सावयव है। इसके बारे में अगर जिक्र होती है तो आप ध्यान रखेंगे
शब्द जब हमारे सामने आता है तो भी नाम ऑगस्ट काम्टे का ही आता है। सर सावयव का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? देखिए यहाँ शाब्दिक अर्थ सर समग्रता से लिया गया है। सावयव का जो अर्थ बनाया गया है वो समग्रता से बनाया गया है, पूर्णता से बनाया गया है। तो सोचा कि सामाजिक एकता लाना, इसने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे एकता की प्रक्रिया को संचालित करें तो भी आपका सावयव ही रिप्रेजेंट करेगा, और समग्रता की बात करेंगे तो भी शब्द आपका क्या रिप्रेजेंट होगा, सावयव ही रिप्रेजेंट होगा। आपको बता दूं एक सिद्धांत है ये सावयव, ठीक है। अंगों, जैसे अगर मैं किसी चीज की बात करूं अंगों सहित सावयव युक्त, है कि नहीं, तो वो शब्द बनता है सावयव का। सावयव का अगर हम बात करें आप लोगों से तो उसका मीनिंग बनता है ये, जैसे आप कहते हैं ना वर्जनली किसी चीज़ को, है ना, वर्जनली बोले, अगर आप वास्तविकता बोले आप उसी को, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो आती है सावयव की ही आती है ना। वर्जनिक जो चीज़ें बनती है वो किससे बनती है, सावयव बोलता है, वो क्या बोलता है, वो सावयव बोलता है। अंगों सहित की बात करें, अवयव की बात करें तो किसको बोलेगा, सावयव को ही बोलेगा। और सावयव एक सिद्धांत है, मालूम है आप लोगों को, नहीं पता होगा, लेकिन जब सावयवी विचारधारा के अनुसार सामाजिक जीवशास्त्रीय व्यवस्था की हम विशालतम व्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एक समाज का सावयवी सिद्धांत बनता है। ऑर्गेनिमिक इसको बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। और यहाँ सिद्धांत में हॉब्स का नाम और प्लेटो का नाम हमें देखने को मिलता है सावयव की प्रक्रिया में। प्लेटो की प्रसिद्ध एक पुस्तक थी रिपब्लिक, पता होगा आपको। हीगल के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं थी उसमें, एक मिनट बात करें तो एक सिद्धांत के रूप में भी आता है ना। समग्रता की जब बात हो, वास्तविकता की बात हो, वर्जनलिटी की बात हो, तो इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है सावयव में, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखें, सावयव आने वाले टाइम में मैं आपको और डीप में बताऊंगा। आधुनिक जो है प्लेटो की प्रसिद्ध एक किताब थी रिपब्लिक, जो हीगल के दार्शनिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत जो है हमें देखने को मिला था, ठीक है। रिपब्लिक हीगल के राजनीतिक जो दर्शन प्रत्यय था उसमें सामूहिक मस्तिष्क की यथार्थ मानने वाले मैकडुगल आदि विद्वानों ने इसी कथन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, या आप ये कह लीजिए कि इसको विचार अपनी रखा था, ठीक है। तो सावयव शब्द जो है बेसिकली अगर जिक्र करते हैं तो किसका नाम आता है, आपका ध्यान रखना होगा ऑगस्ट काम्टे का। और जब सावयवी दृश्यता का सिद्धांत आएगा तब आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लगाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लगाएंगे, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर भी सावयव के सिद्धांत में जिक्र करते हैं। समाज का सावयवी सादृश्यात्मक सिद्धांत, सावयवी सादृश्यात्मक लिखिए, सादृश्यात्मक सिद्धांत, ठीक है, समाजशास्त्र के सिद्धांत में देखने को मिला है। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी की किताब में ये जिक्र किया है इस शब्द के बारे में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका कहना है स्पेंसर का कि जो विभिन्न अंगों का योग होता है ना, विभिन्न अंगों का जो योग होता है उससे बनी वस्तुओं को सावयवी कहते हैं हम। मनुष्य की शरीर भी क्या है, सावयवी है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर होकर पूरे शरीर की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही समाज के विभिन्न अंग उसकी संस्थाएं और समितियां और संपूर्ण समाज की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। तो इसी दृष्टि से समाज एक सावयवी हो जाता है। समझ में आया राजीव जी? जी सर। हाँ, समझ में आ गया ना, क्लियर है? बताइए गाजी सुल्तान। हाँ ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। नहीं समझ में आएगा देखो पूछेंगे तभी मज़ा आएगा, है ना। जब चीज़ें जो ना समझ में आए उसे पूछा करें आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसने कहा कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल बात सत्य है ना। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। काम्टे के नैतिकता को समाज की सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया है। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को वैश्विक विज्ञान माना है और इसके माध्यम से सकारात्मक या जो है साकारवाद का प्रतिस्थापन करना चाहता है। और काम्टे ने समाजशास्त्र मानव प्रकृति का अध्ययन तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, मानव शास्त्र। देखिए मानव प्रकृति का अध्ययन वहाँ हम करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन समाजशास्त्र में नैतिकता की जब हम उसकी प्रगति की बात करने लगते हैं व्यक्ति की,
तो जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो समाजशास्त्र में भी हम ये प्रक्रिया देखते हैं कि मानव प्रकृति का अध्ययन हम कर सकते हैं। सांख्यिकी क्या हम नहीं पढ़ते हैं समाजशास्त्र में? पढ़ते हैं, है ना। जी सर, तो पढ़ते हैं। उसी तरीके से ठीक अगर हम बात करें तो मानव प्रकृति का अध्ययन भी हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो है ही है मानव शास्त्र आपका वहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं एक यूनिक के रूप में। फिर हमारे सामने एक और शब्द आता है, आप देखें तो काम्टे ने विद्वानों को 6 भागों में विभाजित किया है, विज्ञानों को, और साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले वाले विज्ञान पर आश्रित है और दूसरा विज्ञान जो है उसके आधार है। तो काम्टे ने स्वीकार किया कि समाजशास्त्र विज्ञान की शाखा है और जिसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, और इसके लिए काम्टे ने समाजशास्त्र में 2 और तत्व दिए हैं, एक अवलोकन और एक वर्गीकरण। ठीक है। अब इस स्लाइड में अगर कोई इम्पोर्टेंट शब्द है तो वो है सावयव केवल। बाकी तो यह सिद्ध और विशेषताएं जो हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, बता रखा है इसके बारे में, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द सावयव है। और जब बात आती है सादृश्यात्मक सिद्धांत की तब हम हर्बर्ट स्पेंसर को लगाते हैं। और सावयव शब्द का मतलब ये है कि मनुष्य का शरीर भी सावयवी होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे से होकर ये निर्भर या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग भी, संस्थाएं, समितियां संपूर्ण समाज की रक्षा करने के लिए वो जो कार्य करती हैं, उसी दृष्टि से अगर देखते हैं तो हम उसे सावयवी कहते हैं। तो हम टोटली समग्रता के रूप में लेते हैं, वास्तविकता के रूप में लेते हैं, पूर्णता के रूप में लेते हैं सावयव शब्द को। ठीक है। आगे बात, अब बाहरी और आंतरिक चीज़ें लिखने का मतलब क्या हुआ? सारी चीज़ें आ जाना, है ना, सारी चीज़ें आ जाना उसके अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, उस पर भी विचार करते हैं। यदि सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाए तो इससे प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण समानता और भिन्नता के आधार पर किया जाए तो सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंध में सरलता को सत्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सत्य बात है ना। तो ये अगर बात करते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसके माध्यम से सामाजिक पुनर्निर्माण किया जाता है। बिल्कुल, और उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर हम सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना भी बना सकते हैं। सही बात है। साथ ही उसने समाज वैज्ञानिक को सामाजिक पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पद और कार्य भी सौंपा सकता है, या सौंपा होता है, या सौंपा था। समाज की प्रकृति की बात करते हैं। समाजशास्त्र की नेचर क्या हो सकता है ना, पता होना चाहिए आप लोगों को। मालूम है आप लोगों को? बताएंगे जरा आप, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या हो सकता है, बताएं। समाजशास्त्र की प्रकृति दरअसल बोलिए। सोसाइटी का अध्ययन करना और सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके आचरण विचारण और जितनी भी जातियां जनजातियां इनके समूह का अध्ययन करना, इस तरह की प्रकृति। बिल्कुल सही बात है। देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति की जब बात होती है ना, तो जब हम किसी विषय की नेचर पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि विषय विज्ञान है या नहीं है ना, विज्ञान है या नहीं है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र किस सीमा तक विज्ञान है ना, हम इस तरीके के जानने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र का विज्ञान होने के समर्थन में एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉनसन महोदय खुद कहते थे कि समाजशास्त्र निर्विवाद रूप से विज्ञान है। क्यों? क्योंकि यह अपने अध्ययन के द्वारा सत्यापित की जाने वाली जो योग्य सामाजिक नियम है उन नियमों को प्रतिपादन करने में सफल रहा है। रीज़न ये रहा है। परंतु वहीं अगर हम बात करें, ऑगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र शब्द का जनक कहा जाता है या जन्मदाता कहा जाता है। ऑगस्ट काम्टे का विचार था कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र आदि का विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम दिया। क्या नाम दिया? सामाजिक भौतिक शास्त्र का। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सामाजिक भौतिक शब्द का किसने नाम दिया? तो ऑगस्ट काम्टे ने दिया। इसके बाद सन 1938 में काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र का नाम दे दिया। कब दे दिया? ये तो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, 1938 वाला। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करेंगे तो समाजशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक विज्ञान तो है ही है। और कहाँ तक विज्ञान है ये मैंने पहले ही बता दिया। नया विज्ञान होने के कारण समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसी के बारे में विवाद का होना नितांत भी स्वाभाविक बनता है। तो बॉटोमोर एक विद्वान है, बॉटोमोर। तो प्राकृतिक विद्वानों और समाजशास्त्रों में इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी तथ्य के कारण संबंधी व्याख्या करते हैं, जबकि समाजशास्त्र का उद्देश्य अर्थ का विवेचन करना और उसे समझना होता है।
मतलब अर्थों का विवेचन कर लेना डिस्क्रिप्टिव के रूप में और उसको समझना समाजशास्त्र बन जाएगा। और जब प्रकृति विज्ञान किसी तथ्य के और कारण की उसकी व्याख्या करने की बात होती है, डिस्क्रिप्टिव वहाँ पर भी होगा, व्याख्या होगी, तो वह प्रक्रिया क्या कराती है, प्रकृति कराती है समाजशास्त्र का। और भी आगे देखेंगे तो और अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी इन चीज़ों पर जिक्र किया है अभी अभी कि किस तरीके से जब हम किसी विषय की प्रकृति पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि विज्ञान है या नहीं है, यही चीज़ हम देखने का प्रयास करते हैं। और जॉनसन महोदय ने कहा भी है कि निर्विवाद रूप से विज्ञान है, क्योंकि यह अपने अध्ययन के द्वारा ही सत्यापित किया जाने वाला योग्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करने में क्या रहा है, सफल रहा है, यानी सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, विज्ञान के अर्थ में है, वैज्ञानिक की पद्धति के रूप में है, इसकी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, वैज्ञानिक पद्धति के तत्व हैं, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोप, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, रॉबर्ट बिस्टिक ने किस तरीके से समाजशास्त्र में विज्ञान होने का समर्थन पर विचार किया। इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, पहले विज्ञान के अर्थ में देखते हैं, है ना। देखिए, विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री ना होकर वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है, विज्ञान ही कहलाता है। सुव्यवस्था चीज की जब बात होती है, क्रमबद्धता की बात होती है, तो वो क्या कहलाता है, विज्ञान ही तो कहलाता है। बात सही है गलत? करेक्ट है ना। ये सर, किसी भी चीज के क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान ही कहा जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान को कोई संदेह नहीं रह जाता, और ये बात सत्य है। तो विज्ञान का अर्थों में अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान है, एक नाम है स्टुअर्ट चेस। इन्होंने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से है। तो अगर पेपर में ये बने कि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र जो है विज्ञान है कि नहीं है, बिल्कुल विज्ञान है। और ये कह रहा है कि विज्ञान के संबंध में जो है उसका संबंध पद्धति के रूप में है, उसके रूप से, ना कि विषय के रूप से है। पद्धति का मतलब विज्ञान कैसे है, विज्ञान पद्धति से। और पद्धति क्या है, पद्धति का मतलब सिस्टम, सिस्टम क्या है, व्यवस्था, व्यवस्था क्या है। जब कोई आप प्रणाली यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं, ये सब क्या होती है, पद्धतियाँ होती हैं, सिस्टम होते हैं, है ना। फिर उसके बाद कहता है ऑगस्ट काम्टे कि ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञान के लिए तथ्य परख ज्ञान का होना भी अनिवार्य माना जाता है। बिल्कुल, ऑगस्ट काम्टे का विचार है विज्ञान वो होगा जहाँ पे तथ्य परख ज्ञान होंगे। होता है ना कि अगर अब आप ध्यान से समझिए कि अगर आपको मान लीजिए एमपी सेट या यूजीसी नेट क्रैक करना है तो फैक्ट याद भी होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो तो फैक्ट के ही आधार पर बनाए जाते हैं, है ना। फैक्ट जब पता रहेगा तभी तो आप अप्लाइड प्रश्न कर पाएंगे, है ना। और बाय द वे अगर अप्लाइड प्रश्न ना आए तो फैक्ट तो श्योर है कि आ जाएगा। तो एमपी सेट का तो फेमस चीज़ है, एमपी सेट में आप लोगों से फैक्ट ही पूछेंगे। 2018 और 2016 में जो पेपर आया है समाजशास्त्र का एमपी सेट का, आप चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो। फैक्ट इसका ही जो है वहाँ पे वर्चस्व रहा है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आप सर हाँ, हर यूनिट से 40 फैक्ट भी निकाल ली तो टोटल 10 यूनिट से 4 फैक्ट हो गए, उन्हीं से पेपर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ। एमपी सेट से ही जो है आपको कोई भी प्रश्न बनाए जाते हैं ना, तो फैक्ट से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। जिस प्रश्न में वास्तविकता होती है उन्हीं से। फैक्ट मतलब इस बार लिखाने का प्रयास कीजिएगा कि 400 फैक्ट भी अगर तैयार हो गए तो एमपी सेट निकल जाएगा। 400 से ज़्यादा होंगे, 400 ही क्यों कराएंगे, है ना। फैक्ट तो मतलब जनरली बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उससे तथा लिखा देंगे, आप टेंशन निश्चिंत रहें। बशर्ते आप लोग केवल बस क्लास में समय समय पर डेली बस प्रेजेंट रहें, बस डेली प्रेजेंट रहें। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, देखिए, पद्धति भावनात्मक और तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। सॉरी, धार्मिक, यहाँ पे पद्धति भावनात्मक और तार्किक चिंतन पर आधारित ना होकर अनुभव पर, परीक्षण पर, प्रयोग की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है कि भावनात्मक और तार्किक चिंतन पर आधारित ना होकर अनुभव, परीक्षण, प्रयोग और एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित है, जो हम निम्न विशेषताओं के आधार पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जहां पर अनुभव, परीक्षण और प्रयोग को रिप्रेजेंट कर रहा है वैज्ञानिक पद्धति। जैसे अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं आप, सत्य जो है, सत्यापन कह सकते हैं आप, या सत्यापनशीलता कह सकते हैं आप, सत्यापन पनीता भी बोल सकते हैं आप। और
निश्चयात्मकता भी बोल सकते हैं आप, वस्तु परखता भी कह सकते हैं आप, कार्य कारण संबंधी का विवेचना भी बोल सकते हैं आप, और सामान्यतः और पूर्वानुमान और भविष्यवाणी की क्षमता भी बोल सकते हैं आप। ये एक वैज्ञानिक पद्धति के विशेषता के आधार पे हम लोगों ने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। और वैज्ञानिक पद्धति, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अनुभव परीक्षण प्रयोग को ही जब व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से किसी चीज़ को हम अगर फॉलो करते हैं, सत्यापित करते हैं, वैधता की बात करते हैं, कारण और संबंधों के जानने की बात करते हैं, वस्तु परखता जानने की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्ति परखता नहीं, वस्तु परखता, ठीक है, पूर्वानुमान लगाने की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो वह एक वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक पद्धति में भावनात्मक तार्किक चिंतन को काट दीजिएगा आप सभी लोग, वहाँ पे गलत कर दीजिएगा तार्किक चिंतन को, और एक शब्द आएगा भावनात्मक को, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें वैज्ञानिक पद्धति के तत्व में, अब देखिए एलिमेंट कुछ हैं उसके, एक फैक्ट है जिसको तथ्य बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको अवधारणा कहते हैं, एक थ्योरी है जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, इसको हम सिद्धांत बोलते हैं। अगली बात हमारे सामने है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आरोप। तो वैज्ञानिक पद्धति का उद्भव प्रकृति के अध्ययन के आवश्यकता के प्रति उत्तर में हुआ है। अतः जहाँ तक वस्तु प्रकृति के अध्ययन का प्रश्न है, वो वैज्ञानिक पद्धति पूरी तरह से उपयुक्त है। क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, व्यक्तिनिष्ठता में भेदभाव होता है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठता रिसर्च में, सोशल वर्क में, सोशोलॉजी में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाज एवं मानव के अध्ययन में करते हैं, किसका, वैज्ञानिक का, तो मानवीय यथार्थ को कुछ पक्ष इसकी पकड़ से छूट जाता है, क्योंकि सामाजिक यथार्थता के दो पक्ष होते हैं, पहला वस्तुनिष्ठता, दूसरा व्यक्तिनिष्ठता। जो वस्तुनिष्ठता होती है वह पक्ष यथार्थता का अध्ययन करता है, जो वास्तविक है वही चीज़ें हैं, परंतु जब हम बात करें तो व्यक्तिनिष्ठता पक्ष यथार्थ का अध्ययन नहीं करता है ना। अब इन बिंदुओं को भी आपको देखना ज़रूरी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, समाज में कुछ पक्ष भावनात्मक होते हैं जिनकी मात्रा थोड़ी ही है, लेकिन सामाजिक यथार्थता की अभिन्न अंग होते हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि यह वैज्ञानिक पद्धति की वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है ना। तो समाज के कुछ पक्ष होते, जैसे भी मैंने कहा ना, तार्किक वाली चीज़ें हैं, तो भाई तार्किक वाली चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? वैज्ञानिक पद्धति में तार्किक चीज़ें हो सकती है, अमूर्त चिंतन हो सकता है, परंतु पद्धति के रूप में वैज्ञानिक पद्धति को हम भावनात्मक और तार्किक चिंतन पर आधारित ना होकर अनुभव परीक्षण प्रयोग की बात करें तो ये कार्य प्रणाली पर आधारित बन जाती है। ठीक वही रीज़न यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर उसके बाद आपसे कहता है कि गुड्डेन हॉट एक विद्वान है, कहा कि मनुष्य का व्यवहार एक समय से दूसरे समय तक इतना परिवर्तित होता रहता है कि उसके बारे में किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक एवं सही भविष्यवाणी संभव भी नहीं होती है। और ये विचार हैं, ऐसी बात नहीं। अब ये नहीं इसका मतलब कि अब समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी नहीं हो सकती, वैज्ञानिक पद्धति लागू नहीं हो सकती है, परंतु गुड्डेन हार्ट का ये विचार है, इन्होंने अपना विचार डाला है। कहा है कि मनुष्य का जो व्यवहार है एक समय से दूसरे समय तक इतना परिवर्तित होता रहता है कि इसके बारे में किसी भी प्रकार की वैज्ञानिकता और सही भविष्यवाणी नहीं संभव हो सकती है। कभी कभी भविष्यवाणी वैज्ञानिक पद्धति गलत साबित हो जाता है, इनका विचार ये था, है ना। तो आप इस तरीके समझे कि हम कभी भी प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचो कि ये होके रहेगा, ये होना है, तो ये नेचर है, नेचर को हम कभी प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बदल सकता है वो ना, है ना, वो चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। आप मौसम विभाग को ही ले लो, कभी कभी दिखाता बारिश होगी, कभी कभी दिखाता बारिश ही नहीं होगी, है ना। थर्ड पॉइंट कहता है कि सामाजिक विज्ञान में मानव का अध्ययन मानव द्वारा ही किया जाता है, अतः पूर्वाग्रह की संभावनाएं बनी रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब समीक्षाओं का मानना है कि सामाजिक विज्ञान में पूर्वानुमान व्यक्तियों से संबंधित होते हैं और व्यक्ति पूर्वानुमान को जान सकता है और जानबूझकर अपने प्रयत्नों द्वारा इसे गलत सिद्ध भी कर सकता है। तो थ्योरीज है,
मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी जो तथ्य है, वैज्ञानिक तत्व जो है, एक फैक्ट है, अवधारणा है, थ्योरी है। तो थ्योरी की आलोचना भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, साबित हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लागू होता है तथ्य। जब हम बात करेंगे तत्वों में तो तथ्य, अवधारणा और सिद्धांत शामिल कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है लुडबर्ग का नाम। उपयुक्त कमियों के बावजूद जो है, इनका मानना है लुडबर्ग का कि मानव व्यवहार की जटिलताओं में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राजनीतिक अनेकों कारक हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं, अगर कारक मानव व्यवहार की जटिलता में आ रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राजनीतिक, तो ये बहुत सारे कारक हैं, भाषाई भी हो सकता है, नैतिकता भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मानव व्यवहार भी कुछ विशिष्ट नियम पर जो है संचालित होता है। इसे सूक्ष्म अध्ययन द्वारा स्पष्ट भी किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन द्वारा इसको स्पष्ट भी किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का आधार निम्नलिखित माना जाता है। जैसे समाजशास्त्र ज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति है, तो समाजशास्त्र में तथ्यों का संकलन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन पद्धति, अनुसूची, साक्षात्कार, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, इसको हम लागू कर सकते हैं। तो ये होता भी है, अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के आधार पे होता है, आमने सामने बैठ के साक्षात्कार होता है, ऑब्जर्वेशन हम देख के कर लेते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति भी लागू होती है। तो ये सब जब लागू है, तथ्यों को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, समाजशास्त्री ज्ञान के आधार पर इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, तथ्य को संकलित कर सकते हैं, यानी हम तथ्यों को ले सकते हैं। इन चीज़ों को बताता है इसके बारे में, ठीक है। क्लियर? एक बार बताइए, आवाज़ वगैरह क्लियर है? क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं। तो हमारे सामने आता है कि समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन करना। तो समाजशास्त्र इस बात का वर्णन या विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, बल्कि घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसका चित्रण करना चाहिए। इस चीज़ का वर्णन करता है समाजशास्त्र, है ना। क्या बुरा है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बजाय ये जो है घटना जिस रूप में है उस रूप को चित्रित करने की बात करता है। इसलिए कहा जाता है समाजशास्त्र में क्या है इसका वर्णन शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और शब्द आता है समाजशास्त्र में, कार्य संबंधों की विवेचना करना। कार्य संबंधों का विवेचना करना। तो प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्री का उत्तरदायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण संबंधों को ही स्पष्ट करता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जब समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की बात की गई है तो उसके अंतर्गत दो बातें आप ध्यान रख सकते हो। एक कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और एक नाम याद रख सकते हो आत्महत्या का सिद्धांत इस्माइल दुर्खिम का, जो इन्हीं पर आधारित है, तथ्यों पर, कारणों को जानने के पर। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है एक समाजशास्त्र के तथ्यों का वर्गीकरण करने के परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ जब हम बात करते हैं इसके दृष्टिकोण से, तो हम ये पाते हैं कि असंबद्ध आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। समाजशास्त्र में प्राप्त तथ्यों की समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों को बांटा जाता है, जिससे वर्गीकरण कहते हैं, है ना। और वैज्ञानिक निष्कर्ष तक हम पहुंचने के लिए इस तथ्यों का विश्लेषण भी करते हैं, इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। समाजशास्त्र में पूर्वानुमान की क्षमता भी होती है, विज्ञान का एक कसौटी पूर्वानुमान करने की क्षमता होना। इसका तात्पर्य है कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सामान्यीकरण इतना निश्चित रूप से हो जाए कि वर्तमान में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भविष्य की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम अनुमान लगा सकें। ऐसा होने से नियंत्रण की संभावनाएं जो होती हैं बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो जो वर्तमान के जो निष्कर्ष हैं उसकी भविष्य की घटनाओं के बारे में हम फिर क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में सामान्यीकरण की प्रक्रिया जरूरी है, जो वजह बनाती है पूर्वानुमान की क्षमता को, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट बिस्टिट के अकॉर्डिंग अपनी एक पुस्तक थी द सोशल ऑर्डर करके,
द सोशल ऑर्डर करके किताब थी, और ये किताब बड़ी फेमस रही है, आपको पता भी होना चाहिए। ये किताब सोशल ऑर्डर में जब जिक्र होती है तो रॉबर्ट बिस्टिक का नाम आता है। तो समाजशास्त्र में विज्ञान होने के समर्थन में निम्नलिखित विशेषताओं पर इन्होंने वर्णन भी किया है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें, समाजशास्त्र में वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, ना कि आदर्शात्मकता। तो पॉजिटिव साइंस यानी अगर हम बात करें तो वास्तविक विज्ञान को यहाँ पे सकारात्मकता में रखा गया है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध मतलब प्योर, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है समाजशास्त्र। अप्लाइड और अप्लाइड जो है सोशल वर्क की जब बात करते हैं तो ये बेसिकली अप्लाइड सब्जेक्ट है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये बात तो आप जानते भी होंगे। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान होता है, ना कि मूर्त विज्ञान होता है। मतलब वो तर्क चीज़ों पर रिलेट करता है ना, उस पर रिलेट करता है, ना कि मूर्त को रिलेट करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य है, जनरल विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र जो है एक प्रकार के रेशनल है, जिसको हम बोलते हैं तार्किक चीज़ों को, तार्किक और इस पर आधारित है। अनुभव सिद्ध इम्पीरिकल, जिसको अनुभाविक विज्ञान भी कहते हैं हम लोग, इम्पीरिकल पर आधारित है समाजशास्त्र आपका। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत कुछ विद्वान इस प्रकार विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, जबकि अन्य विद्वान उनकी संभावना पर यह प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि इसी कारण से यह प्राकृतिक विज्ञान में केवल उन्हीं सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है जिसका स्पष्ट रूप से निरीक्षण संभव होगा, है ना, जिनका निरीक्षण होगा वही इसके अंतर्गत शामिल होगा, और घटनाएं जो है वस्तुनिष्ठ होंगी तो हुआ। जबकि सामाजिक घटनाओं में वस्तुनिष्ठता के साथ व्यक्तिनिष्ठता जो है, मानवीय पक्ष जैसे भावनाएं, संवेदनाएं भी निहित हो जाती हैं। इसलिए समाजशास्त्र में विशुद्ध विज्ञान के बनाने से सामाजिक यथार्थता के लिए न्याय नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, जब आप व्यक्तिनिष्ठता लागू करेंगे पक्षपात होना शुरू हो जाएगा, पूर्वाग्रह होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका शामिल नहीं होगा। यही कारण है कि समाजशास्त्र में मानवीय विचारधारा के विद्वान भी हैं, और जिसके अंतर्गत 3 संप्रदाय हमें देखने को मिल जाते हैं। एक आपका आता है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूजीसी सोशल वर्क में आता है, जीएच मीड का नाम है, और ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की औपचारिकता जो है शुरुआत मानी जाती है। बाद में इसी को हर्बर्ट ब्लूमर ने भी इससे जुड़े, और इस संप्रदाय के लोग किस प्रकार के प्रतीक के माध्यम से अर्थ का निर्माण करते हैं वह अध्ययन करता है। यह समाज के जो है व्यक्ति के दिन प्रतिदिन सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में देखता है, और यह अंतःक्रिया प्रतीकों के माध्यम से होती है। अतः प्रतीकों की अनुपस्थिति भी मानवीय क्रिया में संभव नहीं होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का विद्वान का कॉन्सेप्ट किस विद्वान का माना जाता है, तो आप नाम लगाएंगे जीएच मीड का, और बाद में अगर इससे जुड़े इनसे कोई कॉन्सेप्ट दिया तो वो नाम लगाइएगा हर्बर्ट ब्लूमर का। हर्बर्ट ब्लूमर का 2 टाइप के यहाँ पे प्रश्न आपको बनाए जा सकते हैं। और प्रतीकों का एक उदाहरण भाषा है। भाषा में जो है ना, मानवीय संचार का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, और दूसरों की क्रियाओं का साक्षात्कार हमें प्रतीकात्मकता या उसके रूप में अर्थात भाषाई माध्यम से होता है। अतः दूसरों की भाषा के बारे में हम जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाते हैं उसी के अनुरूप अपनी क्रिया भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, एक आता है आपका प्रघटना शास्त्र, है ना। तो अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आता है प्रघटना सिद्धांत में, ये भी सोशल वर्क में पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। प्रघटना अगर रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, तो नाम आप लगाएंगे किसका, बताइए। बोलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? बताएं जरा एक बार मुझे किसका नाम आएगा अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अरे प्रघटना में अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आएगा, बोल नहीं रहे हो आप लोग। अल्फ्रेड सूटर्स का नाम आएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए। हाँ, बोला करो थोड़ा सा आप लोग, नहीं बोलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना क्लास में, है कि नहीं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में, है ना। और सोशल वर्क में भी ये प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, है ना। इसके प्रश्नों के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ इन्होंने प्रघटना शास्त्र का जनक माना जाता है इन्हीं को, और इन्होंने अपनी किताब लिखा द फिनामिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड करके, और ये किताब आई 1972 में। 1972 में ये बुक आई अल्फ्रेड सुटिच की। और इन्होंने बताया कि प्रघटना शास्त्र का जो तात्पर्य है वह अनुभव के विस्तृत अध्ययन से है, व्यापक अध्ययन से। घटना कोई भी हो सकता है जिसे व्यक्ति की इंद्रियां ग्रहण कर सकती हो, जिसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रघटना में क्या होता है? अनुभवों का विस्तृत अध्ययन। ये बात आप ध्यान रखें, प्रघटना का अर्थ यही है, अनुभवों का व्यापक लेवल पर अध्ययन करना होता है। तीसरा पॉइंट आता है नृजातीय पद्धति शास्त्र आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। नृजातीय पद्धति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अगर किसी विद्वान ने किया तो वह अमेरिकी एक विद्वान था, उसका नाम था हेराल्ड गारफिंकले। तो इसने किया, और इन्होंने नृजातीय पद्धति शास्त्र का अध्ययन एक तरीका माना जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आसपास की सामान्य घटनाओं को देखने, समझने और अर्थ लगाने के तरीकों का प्रयोग करते हैं, और उसी का अध्ययन जब होता है दिन प्रतिदिन वाला, डेली रूटीन वाली, तो वह प्रक्रिया नृजातीय पद्धति शास्त्र कहलाती है। तो सम्मिलित करने वाले प्रश्न आप लोगों ने देखा भी था, नृजातिवाद, नृजातीय पद्धति का शास्त्र के मीनिंग में देखा था वहाँ पे आप लोगों ने, जहाँ अध्ययन का तरीका होता है, जहाँ नृजाति, जहाँ लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की, आसपास की जीवन घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, अर्थ लगाते हैं, वही कहलाता है नृजातीय पद्धति शास्त्र। याद रखेंगे आप सभी लोग। अब समाजशास्त्र का कुछ विषय वस्तु है ना, इसको भी देख लेते हैं। समाजशास्त्र के विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ आता है। अधिकांश विद्वान समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संस्थान, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन को शामिल करते हुए विभिन्न विद्वानों ने कुछ मत दिया। जैसे दुर्खिम का विचार ले लेते हैं थोड़ा सा इसमें, कि दुर्खिम ने कहा कि इसके अंतर्गत 3 भाग शामिल किया गया है दुर्खिम के अकॉर्डिंग। एक है सामाजिक स्वरूप का शास्त्र, और एक है सामाजिक शरीर शास्त्र, और एक आपका मिल जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामान्य समाज शास्त्र। अब ध्यान से सुनिए, जो सामाजिक स्वरूप शास्त्र है इसके अंतर्गत सामाजिक की संरचना और स्वरूप का अध्ययन होगा स्वरूप शास्त्र में, ठीक है, संरचना स्वरूप का। और जो शरीर शास्त्र है इसके अंतर्गत कानून, धार्मिक विश्वास, अर्थव्यवस्था, भाषा आदि का अध्ययन होगा। और एक होता है सामान्य शास्त्र, समाज शास्त्र। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो नियम को ज्ञात करने पर बल देता है जो समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है, कंटिन्यूअस के लिए। ये दुर्खिम के 3 विचार पे थे, आधारित थे। और गिन्सबर्ग के विचारों की बात करें तो इन्होंने 4 विचार दिए हैं। एक सामाजिक स्वरूप शास्त्र दिया। इन्होंने सामाजिक स्वरूप क्या बोला? इन्होंने कहा कि संरचना का निर्माण में योगदान देने वाली विशेषताओं का अध्ययन होना चाहिए, है ना। तो देखिए, इन्होंने संरचना पर बल दिया। उन्होंने क्या बोला था? संरचना और स्वरूप बोला था सामाजिक स्वरूप शास्त्र में, जहाँ पे जनसंख्या का गुण और आकार की बात होगी। सामाजिक नियंत्रण में क्या बोला कि इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले विषयों को शामिल किया जाएगा, जैसे जाति प्रथा हो जाएगी, परंपरा हो जाएगा, कानून हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, इसके बारे में रिप्रेजेंट होगा सामाजिक नियंत्रण में। और एक इनके था सामाजिक प्रक्रिया। गिन्सबर्ग ने 4 बोले थे, दुर्खिम ने 3 बोले थे। तीसरा यहाँ पे अगर हम बात करें गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने वाली जो अंतःक्रिया होती है उनका अध्ययन करें आप लोग, तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष जो है एकीकरण हो जाएगा। और सामाजिक एक व्याधिकी बोला इन्होंने, पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने कहा कि समाज की विघटित करने वाली या सामाजिक समस्या उत्पन्न करने वाली दशाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपराध हो गया, निर्धनता हो गया, बेकारी हो गया, पारिवारिक विघटन हो गया, सामुदायिक विघटन हो गया, इन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है इंक्लेस जो है इंक्लेस की। तो इनका कहना है इंक्लेस और इंक्लेस के बारे में, तो कहना है कि इनकी किताब एक थी पुस्तक व्हाट इज सोशोलॉजी करके, है ना, व्हाट इज सोशोलॉजी करके। समाजशास्त्र के विषय वस्तु के इन्होंने जो है 3 भागों में चर्चा कर दी इस किताब में। 3 भाग कौन कौन से थे इनके बारे में भी देख लीजिए। एक था ऐतिहासिक पथ, अनुभाविक, और एक विश्लेषणात्मक, जहाँ पे अतीत की बात हो रही थी, अनुभव की बात हो रही थी, डेटा को एनालिसिस करने की बात हो रही थी। तो समाजशास्त्र में विषय वस्तु को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है, जैसे मानवीय संस्कृति समाज के अध्ययन को,
जहाँ सामाजिक जीवन के प्राथमिक इकाइयों का अध्ययन करना, सामाजिक समूह, समुदाय, समिति, जनसंख्या, मूलभूत सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करना जैसे परिवार, नातेदारी, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्थाएं, मूलभूत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना जैसे विभेदीकरण, स्तरीकरण, सहयोग, संघर्ष, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, विचलन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन इत्यादि। तो आप देख सकते हैं मूलभूत सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो क्या क्या आएगा, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करेंगे तो क्या क्या आएगा, और समाज अगर हम बात करें प्राथमिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो क्या क्या आएगा, और उसके बाद मानव संस्कृति और समाज का अध्ययन तो होता ही है। अब जरा एक बार आप लोग प्रश्न करिए, फटाफट मुझे बताइए। कह रहा है कि दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया, तो निम्न में से बताओ किन में से नहीं किया था। देखो, सामाजिक शरीर शास्त्र किया है, सही बात है, सामाजिक नियंत्रण किया है, और सामान्य जो है शास्त्र किया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र किया है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं किया है। अभी अभी आप लोगों ने किया है इसके बारे में, अभी अभी आप चौथा आप लोग बता रहे हैं इसके बारे में नहीं किया। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक स्वरूप शास्त्र तो किया है। सामाजिक नियंत्रण कहाँ किया था दुर्खिम ने? अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से तो इसका जो सही जवाब जाना चाहिए, समाजशास्त्र की प्रकृति के आधार के लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो सामाजिक नियंत्रण के बारे में तो थोड़ी ना जिक्र किया था। बात सही है गलत बताओ, अभी भी तो बताया है आपको, नहीं समझ पाए? सामाजिक नियंत्रण का जिक्र नहीं। हाँ, नहीं किया था, नियंत्रण के बारे में जिक्र इसने नहीं किया था, है ना। तो ऑप्शन जो आप लोगों को यहाँ पे जाने वाला है वह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? बी वाला ऑप्शन जाएगा, याद रहेगा, ध्यान रहे आप लोगों को। ये सामाजिक नियंत्रण के बारे में नहीं किया है, पता चले आप लोग नियंत्रण लगा के चले आएंगे तो भाई गलत हो जाएगा सवाल। आप ध्यान रखा करें सवालों के बारे में, है ना। सही जवाब जो उसका माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, अभी भी आप हर्बर्ट स्पेंसर है, दुर्खिम है कि हाउभाउस हैं कि, देखो व्हाट इज सोशल वर्क में यही नाम आता है। आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताओ, इंक्लेस और इंक्लेस के नाम, है ना। व्हाट इज सोशोलॉजी, सोशोलॉजी इंग्लिश में नाम आता है। हाँ बिल्कुल, ये जो नाम आता है आपका उन्हीं का नाम करेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। एक विद्वान और आते हैं व्हाट इज सोशोलॉजी में, नॉर्बर्ट एलिनास का भी नाम आता है, नॉर्बर्ट एलिनास का भी नाम आता है। ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और व्हाट इज सोशोलॉजी जो है इंक्लेस और इंक्लेस का नाम ही आपको करेक्ट रहेगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल देखा। अगला सवाल है कि गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार का चर्चा नहीं किया था। अब देखिए, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा है ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी जिक्र करना है कि बात है रही गिन्सबर्ग के बारे में। देखिए, सामाजिक व्याधिकरण पैथोलॉजी, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अध्ययन किया है ना। ये सामाजिक शरीर शास्त्र तो इस्माइल दुर्खिम का है ना, किसका है ये? इस्माइल दुर्खिम का है। अभी पीडीएफ में अभी आपने देखा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आपको फैक्ट पता होगा तो करेक्ट रहेगा। इंक्लेस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत 3 मार्गों की चर्चा किया था। निम्न में से कौन सा मार्ग है जिनमें से उसे शामिल नहीं किया गया था? 3 मार्ग कौन कौन से थे? तो आपने अभी भी देखा, मैंने बताया भी था, विश्लेषणात्मक भी था जहाँ पे मैंने कहा तथ्यों का संकलित करके विश्लेषण करना, ऐतिहासिक अतीत के बारे में जिक्र किया गया था, अनुभविक मतलब अनुभव को रिप्रेजेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंटल का। क्या संश्लेषणात्मक के बारे में जिक्र किया था इसने? नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो ये है इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका, है ना, ये आपका सही रहेगा। इसके बाद कल्चर सोशोलॉजी की बात करते हैं नामक पुस्तक किसने लिखा है? कल्चरल सोशोलॉजी के बारे में, किताब के बारे में जिक्र करें हम लोग तो किसका नाम आता है? अगर हम बात करें तो गिल और ग्लिन का नाम आता है। दुर्खिम नहीं है, ना ही सेरोकिन है और ना ही सीमेन है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, कल्चर जो है सोशियोलॉजी का नाम गिलिन और ग्लिन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए ऑप्शन में आपको उत्तर कुंजी भी दिया गया, पहला का बी था, दूसरे का डी था, तीसरे का ए था, चौथे का ए भी रखा गया
और 5वें का सी ऑप्शन था। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्या सामाजिक शास्त्र वास्तविक विज्ञान है? बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र समान विज्ञान है? बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है? क्या ये व्यवहारिक तो समाज कार्य है? तो क्या आप ऑप्शन नंबर यहाँ सी को लगाना उचित समझेंगे? बताइए बताइए, अभी अभी आप लोगों ने किया है सवाल, बोलो तो सही। हाँ, हाँ सर। कमला वर्मा जी का फोन आ रहा था क्या? कौन है आप में से? कोई है? कमला वर्मा, चलो अच्छा। देखिए, फेनामिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्क की किताब अभी भी मैंने बताया भी है आपको, है ना। क्या आप यहाँ पे अल्फ्रेड सूटेज का नाम लगाना उचित समझेंगे? 1872 वाला किताब का नाम। जी सर। बिल्कुल सही जवाब। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो देखिए, विशेषता देखो मैं बताऊं आपको, एक तो भाई निश्चयात्मकता की बात कर रहा था, सत्यापन नीपता की बात कर रहा था, भावनात्मक नहीं होगा। और वस्तुनिष्ठता पर बात हो रही थी, भावनात्मकता पर बात नहीं हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा प्रश्न भी देखते जाओ। भाषा, भाषा है, भाषा क्या भाव है, प्रतीक है, भाषा प्रदर्शन है कि चिन्ह है? क्या कहेंगे भाषा को? प्रतीक सही मानोगे? भाषा क्या माना था? सिंबल। बिल्कुल प्रतीक सही है, भाव भाव भी सही है। नहीं, भाव थोड़ी ना भाषा है, प्रतीक भाषा सही है, हाँ, भाव नहीं है। भाव तो गेस्चर हो जाता भाव है। क्यों नहीं है सर? भाव भाषा थोड़ी ना, भाव भाव किस चीज़ की भाषा हो सकती है? गेस्चर का क्या भाषा हो सकती है? अरे भाई ये बात सत्य है कि आपने संकेत अगर होता है तो ठीक है कि आपने संकेत दे रहे हैं। भाव, भाव का मतलब कोई चीज़ अगर आप भाव है, कोई चीज़ भाव प्रकट हो रहा है तो भाव से व्यक्ति तो के, कम्युनिकेशन होता है ना सर। संचार उसको कहना ठीक रहेगा, लेकिन लैंग्वेज कहना ठीक नहीं होगा। भाषा है, भाषा भाव नहीं है, भाषा प्रतीत है, प्रतीक माना जाता है भाषा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, भाव नहीं होगा। भाव कम्युनिकेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज राइट है। भाव गेस्चर्स के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हम कम्युनिकेशन में रख सकते हैं, है ना, भाषा में नहीं रख सकते, है ना। नृजाति पद्धति शास्त्र के जनक कौन है? अभी अभी आप लोगों ने देखा है, बताइए। अल्फ्रेड सूटेज, बोलो। अल्फ्रेड सूटेज, ऑप्शन सूटेज। हाँ बी करेक्ट हो जाएगा जी। विज्ञान का मुख्य संबंध क्या हो सकता है? चिंतन, पद्धति, विषय सामग्री या अध्ययन से? क्यों अध्ययन नहीं हो सकता? अध्ययन पद्धति, भी होगा। हाँ अध्ययन ही करेक्ट जवाब है यहाँ पे, अध्ययन से ही है ना। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है? ठीक है, स्मॉल हैं, प्रियूस हैं, काम्टे हैं, जीएच मीड हैं। जीएच मीड होंगे सही, ऑप्शन नंबर डी, है ना। डी करेक्ट रहोगे कि नहीं रहेगा बताओ? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। प्रघटना शास्त्र के जनक कौन हो सकते हैं? कार्ल मैनहाइम, दुर्खिम, स्पेंसर या अल्फ्रेड सूटर्स? अल्फ्रेड सूटर्स, हाँ अल्फ्रेड सूटर्स इज द राइट आंसर होगा। बताइए, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी। हाँ नामक पुस्तक क्या हो सकता है? कूले का हो सकता है, काम्टे का हो सकता है, दुर्खिम की, पार्क रॉबर्ट पार्क का हो सकता है। रॉबर्ट पार्क का हो ऑप्शन, हाँ करेक्ट रहेगा आपका डी वाला, है ना। यहाँ पर भी आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी नीचे, ठीक है। सर पुले ने किसमें योगदान दिया था? पुले ने प्राथमिक समूह में, प्राथमिक समूह में, हाँ। और कल हम लोग देखेंगे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से कुछ तात्पर्य रहेंगे इनके बारे में। आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना। कल इसके बारे में देखेंगे थोड़ा, तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या दृष्टिकोण है। तो अभी मैं इसकी पीडीएफ और वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग जो है, ग्रुप बना रहे थे आप? हाँ अभी ग्रुप बनाऊंगा ना, उसी ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। तो
हाँ, उसमें आपको जो है वीडियो का लिंक और पीडीएफ भी पहुंच जाएगा। एमपीपीएससी का ग्रुप रहेगा वो, ठीक है, सोशल वर्क का। और उसमें आप लोग एक बार जरूर पीडीएफ को ओपन करके देख लीजिएगा, और एक बार जो है अपने नोट्स को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ दोनों साथ देखते चलेंगे, क्लास डेली लेंगे ना, डेली का काम बता रहा हूँ, पक्का बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे अगर ये काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने तो। ज़्यादा नहीं है, क्लास का केवल देख लीजिएगा आप। 1 घंटा ये क्लास करिए, और आधा से 1 घंटा, आधा घंटा आप दे दीजिए केवल क्लास होने के बाद, बाकी दिन भर आप कुछ भी करिए, नो इशू। ठीक है, जॉब वगैरह जो भी है करो, करते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलिए। सर क्लास का कल डिस्कस कर